उस साल मेरी जिंदगी एकदम टूट गई थी। मेरे पेरेंट्स मर गए और हमारी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के किनारे खड़ी थी। और उसी वक्त जब मेरी सिस्टर सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, मैंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। हाँ, मैंने खुद उससे दूर जाने का फैसला किया था। और फिर 5 साल बाद उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, वो सक्सेसफुल हो गई और सब उसे एडमायर करने लगे। लोग उसे मैडम बो कहकर बुलाने लगे। फिर एक दिन एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा, इन सालों में आप सबसे ज्यादा किसकी आभारी हैं? मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ उस मोमेंट को। मेरी सिस्टर की आंखें ठंडी थी, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। उसने कहा, अपने उस भाई की जो पैसे के लिए मुझसे लड़कर चला गया। और फिर उसने बिना रुके कहा, नहीं, अब वो मेरा भाई भी नहीं है। उस वक्त शायद मुझे फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जर्नलिस्ट ने फिर पूछा, वो अब कैसा है? और उसी के बाद उस जर्नलिस्ट ने ऑनलाइन सर्च शुरू कर दी। 10 मिलियन का रिवॉर्ड तक अनाउंस कर दिया गया मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें मैं नहीं मिला। उन्हें सिर्फ मेरी मौत से पहले लिखी गई मेरी डायरी मिली। जब वो डायरी मेरी सिस्टर को दी गई, वो वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने वो डायरी कूड़ेदान में फेंक दी और बोली, ये वियन की कोई चाल है या फिर प्रोग्राम के लिए जानबूझकर किया जा रहा है? जर्नलिस्ट ने सिर हिलाया। उसने धीरे से मेरी डायरी उठाई और कहा, ये सच में आपके भाई की मरने से पहले की डायरी है। और जहां तक बॉडी की बात है, उसे ऑनरेडी क्रिमेशन कर दिया गया, क्योंकि उसे क्लेम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए क्रिमेटोरियम ने प्रोसेस कर दिया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी सिस्टर गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मत सोचो कि मैं उसे माफ कर दूंगी इस तरह के चीप ट्रिक्स के लिए। जाओ और बोनियान से कहो कि अब मेरा एक नया भाई है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जर्नलिस्ट उसे ऑकवर्ड होकर देखने लगा और बोला, तो इस डायरी का क्या करें? मेरी सिस्टर वानतांग हल्का सा हंसी और बोली, पढ़ो, मैं देखना चाहती हूँ उसने डायरी में क्या झूठ गढ़ा है। और फिर मेरी आवाज उस डायरी के जरिए सामने आई, हेलो, आज से प्लीज मेरा ख्याल रखना, अब शायद सिर्फ तुम ही मेरे साथ रहोगे। मैं खुद को याद करता हूँ, आज जब मैं घर से भाग रहा था अपने साथ वो सारे गिफ्ट्स लेकर जो मेरी फैमिली ने मुझे दिए थे, तब मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया। सच कहूं तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, मैं बस चुपचाप घर छोड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत परेशान करने वाली है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं ना जाऊं। उसने कहा कि मैं उसका इकलौता फैमिली हूं। उस पल मेरा दिल थोड़ा कांपा था, लेकिन फिर भी मैंने सख्त चेहरा बनाकर उससे कहा, कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, फिर भी तुम मुझे वो बाइक मॉडल दिला सकती हो जो मुझे पसंद है। तुम पैसे ऐसे उड़ा सकती हो, तुम मुझे मेंटेन कर सकती हो बिना इस टेंशन के कि हर दिन फाइन बचाना पड़े। लेकिन वो और भी बेचैन हो गई। उसने पूछा, मैं किसके साथ जा रहा हूँ? कहा कि मुझे बेवकूफ मत बनो, और ये भी कहा कि वो और मेहनत करेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी, मुझे पहले जैसा लाइफ देगी जैसे मैं कोई यंग मास्टर हूँ। और फिर मैंने क्या कहा था, मुझे तो ठगा जाना ज्यादा पसंद है, तुम्हें क्या? अगर तुम्हारे पास मुझे मेंटेन करने की कैपेसिटी और पैसा होता तो मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा भाई होता, घर वापस आ जाता। लेकिन तुम्हारे पास कब पैसा होगा? मेरी सिस्टर जो इतनी प्रॉड थी, मुझे रोकने के लिए घुटनों पर बैठ गई थी। सच में कितना पैथेटिक था ना। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया और आंसू पोंछ लिए ताकि वो देख ना सके। फिर मैंने कहा, मेरे फ्यूचर में दखल मत दो। और उसी वक्त मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लोग मुझे देखते रहे जब मैं अपना सामान घसीटते हुए दूर जा रहा था। सॉरी सिस्टर, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना। डायरी का वो हिस्सा खत्म हुआ और उस रात जर्नलिस्ट ने गहरी सांस ली। अनएक्सपेक्टेडली सीईओ अपनी छोटी ब्रदर पर इतना डिपेंड करती थी, लेकिन कैमरा मेरी सिस्टर की तरफ गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, वो अब भी ठंडी थी। उसने बस हल्के से कहा, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, एक नालायक को पाल लिया। डायरी फिर शुरू हुई। मैं फिर आ गया हूँ। आज मैं एक और हॉस्पिटल गया टेस्ट कराने। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद थी कि पिछली डायग्नोसिस गलत हो, ताकि मैं वापस जाकर अपनी सिस्टर से कह सकूं,